evolution of cancer care from the eyes of an expert. 4 फरवरी को हर साल हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत WHO और UICC के जॉइंट एफर्ट से शुरू हुई थी और हर साल की एक नई थीम होती है टू ओवरकम द कैंसर बर्डन और कैंसर प्रॉब्लम्स। इस साल की जो स्कीम है वो ये है क्लोज द गैप का असेसमेंट बहुत वेरिड है और मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। अगर उसको हम एनालाइज करें तो जो बैरियर्स या गैप थे वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि साहब पहले जब हम शुरू में थे तब भी लोग एडवांस स्टेज में आते थे और आज भी एडवांस स्टेज में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या पहुँचते हैं तो बहुत देर में पहुँचते हैं, या जो रेफरल सिस्टम था वो अभी भी हमारा उतना अपडेट नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। तो कुल मिला के ये है कि सही इलाज और सही समय पर जो होना चाहिए कैंसर के लिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अगर आज से 30 साल पहले और अब में देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत बेटर फैसिलिटीज़ जो कि पहले किसी जोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड थी। से फॉर एग्जांपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाज द ओनली हॉस्पिटल नोन फॉर कैंसर, बट लाइक टाटा मेमोरियल आजकल बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और वो फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज़ पे एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड है बिकॉज वो अभी भी अर्बन सेंट्रिक हैं। तो जो हमारे 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ आइदर नॉन एक्सेसिबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 85 में एक नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया था। उसमें मेन एम्फेसिस अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन के ऊपर था। वो प्रोग्राम आज भी चल रहा है विद द सेम ऑब्जेक्टिव। जहाँ तक लोगों की अवेयरनेस का प्रोग्राम है, डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अपनी जानकारी के साथ यहाँ पर आते हैं और अच्छा खासा परसेंटेज अब अर्ली स्टेज में भी आने लगा है। लेकिन चूँकि जो बैरियर मैंने आपको पहले कहा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में बैरियर्स हैं, उनकी वजह से अभी भी जितने नंबर पहुँचने चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज़ पे या जितने और नंबर हेल्थ फैसिलिटीज़ का होना चाहिए वो नहीं है। ख़ास तौर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। से फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है। कुछ सेलेक्ट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। तो उस तरह वो गैप तो अभी भी है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, लेकिन लोगों में डेफिनेटली जागरूकता बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आज से 30 साल पहले जितना नंबर कैंसर का होता था उससे कहीं ज़्यादा आजकल होने लगा, कई टाइम्स बढ़ गया है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमें हॉस्पिटल्स में लगते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो अर्ली स्टेज वाले ट्यूमर्स हैं वो भी उनका नंबर भी बढ़ा है, तो जागरूकता का असर तो पड़ा है। लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रिवेंशन, जो कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो अगर हम कैंसर का प्रोफाइल देखें इंडिया में तो 2/3 कैंसर ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, टोटली प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे कार्सिनोमा सर्विक्स या हेड एंड नेक कैंसर या कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो अभी भी उस एस्पेक्ट पे यानी प्रिवेंशन के लिहाज से जो जागरूकता होनी चाहिए वो स्पेशली रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंच रही है। जागरूकता के लिए एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, PHC CHC होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो हर लेवल पे एक नेटवर्किंग जब तक हम लोग नहीं करेंगे, पहले हमें वहाँ के वर्कर्स को जागरूक करना पड़ेगा और वो अपने, अब जैसे आजकल आशा होती हैं गांव में और वो जो ग्राम पंचायत और वो जो चौपाल वगैरह होती है,
तो हमें आशाओं तक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको जागरूक करना पड़ेगा ताकि वो जान सके। Removing the barriers in health care. मेडिसिन की बात करते हैं कि हम जो रिसर्च से, जो हमारे एक्सपीरियंस से, जो हमारी नॉलेज से हम कैंसर को जितना समझ पाए हैं और उसका जितना भी इलाज हमने अभी तक उसको डिस्कवर किया है, उसको जाने हैं, वो हम जो है अपने मरीज़ों को देने की कोशिश करते हैं। तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जिसको कि हमारे डॉक्टर्स उसका इस्तेमाल करके मरीज़ों को बेस्ट अवेलेबल नॉलेज से मरीज़ों को ठीक करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जिस पे कि काम हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारी कंट्रीज़ में हो रहा है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारी कंट्रीज़ की कॉमन मैलिग्नेंसीज हैं, जो हमारी कंट्रीज़ की जो प्रमुख कैंसर हैं, उन पर हमारा रिसर्च का, उन पर हमारे एजुकेशन का और उन पर हमारी कैंसर केयर का जो है वो ये प्राइमेट का बड़ा पार्ट होना चाहिए। ये हमारा जो है बेसिक होना चाहिए। इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि हर कंट्रीज़ की, हर जगह की नीड्स अलग अलग होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग तरह के कैंसर हैं, वहाँ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारी अपनी कंट्री की ज़रूरतें हैं, हमारी जो प्रीवेलेंट हमारे कैंसर्स हैं, उन पे हम लोग फोकस करें अपना। उन जो बहुत टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हमारे यहाँ कॉमन हैं, तो उन पे तवज्जो हो हमारी। गॉल ब्लैडर कैंसर हमारे ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर रिसर्च का काम हो। ब्रेस्ट भी है और सर्विस का कैंसर तो है ही। तो ये सारे कैंसर हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जापान में स्टमक कैंसर कॉमन है, तो उन लोगों ने तो अपना सब कुछ डेवलप कर लिया, उसमें उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं, उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग सिस्टम तक बना लिया, उसकी वो स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो इस फोकस पे हमारे यहाँ काम होना चाहिए, हमारी एजुकेशन का और हमारी रिसर्च का। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कुछ और प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। ये कि जो भी अवेलेबल नॉलेज और हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, वो क्या हम सब लोगों को दे पा रहे हैं? क्या वो सब लोग सारे कैंसर के मरीजों को पहुंच पा रही है? इसके आंसर सोशल, सामाजिक तौर पर भी दिया सकते हैं और राजनीतिक तौर पर भी दिया सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से हमें अपने सिस्टम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। राजनीतिक तौर से मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसको एक पॉलिसी मैटर बना के कि हम एक गांव में बैठे हुए आदमी को भी वो इलाज दे पाएँ जो कि जिसके पास टर्शरी केयर सेंटर तक जाने की ना तो अवेयरनेस है, ना उसके पास साधन है। पूरा सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल शुरुआत से PSC के लेवल से लेकर टर्शरी केयर सेंटर तक आने तक। फिर हम ये कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर हम जो है ये सर्विस प्रोवाइड करें। इनिशियल लेवल की बेसिक सर्विस तो हम दे ही सकते हैं ना, ताकि वो, क्योंकि हर जगह पेशेंट नहीं जा सकता, वो चाहता है कि उसको इलाज उसकी अपनी पेरिफेरी में ही मिल जाए, अपने ही आसपास में मिल जाए। कहें कि भाई कैंसर है क्या है, क्यों होता है और प्रिवेंशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तभी हम इसको जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। प्रीवेलेंस और जो वो इंसिडेंस है वो भी बढ़ा है, और उसकी वजह वही है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके का हो गया है कि हम वो सारे फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। और ये भी हकीकत है कि जो हमारी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो बढ़ी है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, उनको ये लगता है कि उनको ये कैंसर हो सकता है, वो आते हैं, स्क्रीनिंग भी बढ़ी है बहुत सारे कैंसर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों ही फैक्टर्स। तो ये पेशेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरत क्या है, और डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत के हिसाब से अगर वो उस ज़रूरत को वो समझ ले और उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इलाज के। तो अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट के सामने रखी जाए, उनके सामने क्लियर हो, तो वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे डिसीजन मेकिंग। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग। हम पेशेंट को वो नॉलेज दे दें कि वो अपने इलाज के डिसीजन मेकिंग में आ जाए, तो वो ज़्यादा आसान होगा उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में।
ये जहाँ हम और चीज़ों की काउंसलिंग करते हैं और चीज़ें बताते हैं उसको, तो हम उसको डिसीजन मेकिंग में उसको पार्ट बनाने का, क्योंकि ये मेडिकल एथिक्स का भी पार्ट है, हम उसको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं, उसको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उस एक्चुअल प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से उनको चूज़ कर सकता है, अगर वाकई में वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे पास ओवर क्राउडिंग है। हर गवर्नमेंट सेटअप में हम देखेंगे कि मरीजों की एक ओवर क्राउडिंग है और लंबी डेट्स मिलती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लंबी डेट, एक प्रोसीजर की लंबी डेट मिल रही है, इलाज में देरी से शुरू होता है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। पेशेंट का टर्शियरी केयर सेंटर तक टाइमली आ पाना, ये एक अलग प्रॉब्लम है, और फिर वहाँ पर टाइम से इलाज शुरू हो पाना, ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो इससे हमको धीरे धीरे ही कोप अप करना होगा, इसके तरीके हमको ढूंढने होंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसका कोई एक आंसर नहीं दिया सकता, लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो कैंसर सेंटर है गवर्नमेंट सेटअप में वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो एक तो यही है कि हम वो सेंटर की तादाद बढ़ाएं उनको, और ये भी होता है कि एक सेंटर पे ज़्यादा पेशेंट पहुंच जाते हैं। जैसे अब टाटा का नाम है तो पूरी इंडिया से वहाँ पे मरीज़ पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि उनकी काउंसलिंग की पेशेंट की ज़रूरत है कि इलाज जो है, मरीज़ को बहुत बार पता ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ इलाज मौजूद भी है। तो ये भी उनको बताने की ज़रूरत है कि आपके अपने इलाके में भी उसका इलाज मौजूद हो सकता है। एक सर, इस वर्ल्ड कैंसर डे पे आप अपने सारे पेशेंट्स को एक मैसेज अगर मैं कहूँ तो क्या देना चाहेंगे? कैंसर के मरीजों को मैसेज ये है कि ये एक बीमारी है और इसको बस बीमारी ही तरीके से लिया जाए, ज़िंदगी का एक पार्ट है, और इसमें आपको भी आगे बढ़ना है, आगे चलना है, और पूरे सिस्टम को का कॉपरेशन से काम बनेगा, पूरी सोसाइटी के कॉपरेशन से काम बनेगा। जैसा कि इस साल जो है वो वर्ल्ड कैंसर की थीम भी है कि क्लोज द केयर गैप। Radiation therapy and ground reality. हमारा डिपार्टमेंट में टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी दोनों का इलाज यही हो सकता है। हमारे पास हर तरह का मशीन अवेलेबल है, उससे पूरी तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ से मिल सकता है मरीज के लिए। और टेलीथेरेपी में हमें ज़्यादा से ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट के लिए, किस जगह में देते हैं इलाज होती है और उसके बाकी जगह में कितना रेडिएशन जा रहा है, और उतना जगह में बचा कर रखेंगे और रेडिएशन का असर ज़्यादा पड़ता है उससे। और इससे ज़्यादा हमें रेडिएशन को सिर्फ जहाँ इलाज करना है उसके अंदर जाकर रख के करना, उसके ब्रैकीथेरेपी कहते हैं हम लोग, तो उसमें और ज़्यादा इफेक्टिव होता है और दोनों कंबाइन करके देने में हमें पेशेंट का पूरी इलाज हो सकता है। हमारा सेंटर में अच्छा खासा पेशेंट का लोड होता है। टेलीथेरेपी में हम लोग अभी हर दिन में 60 से 70 मरीज को हम लोग इलाज करते हैं, और ब्रैकीथेरेपी में रोज 4 से 5 पेशेंट को इलाज होता है। हर मशीन में इतना ही लोड कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज उसका टाइमिंग आप देखेंगे ये है कि हर मरीज के लिए टाइम होता है 10 से 15 मिनट हर मरीज को इलाज में लगता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। मरीज को नॉर्मली जैसे कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है, मरीज को फैमिली में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट सेटअप में आप आएंगे, यहाँ पे जैसा हमारा सेटअप में पूरे इलाज के लिए हमारे पास बहुत ही कम पैसा लेते हैं, 10,000 रुपये में पूरा इलाज हो जाता है, और वो भी 10,000 हमने मशीन का मेंटेनेंस के लिए हम लोग खर्च करते हैं, दूसरा किसी के लिए नहीं है। और जो प्राइवेट में मिल सकता है वही इलाज हमारे पास भी मिल सकता है। अभी तक हमारे पास इलाज का जो रेट हमारे पास रेट रखा है बहुत ही कम रखा है, ताकि हमारे पास हर तरह का पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पुअर पेशेंट आते हैं, विलेज से गरीब आते हैं, उन लोगों का भी इसमें इसी पैसे में हो जाएगा। अभी तक ये दूसरा जो स्कीम्स अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है या आयुष्मान भारत का स्कीम है, अभी तक यहाँ लागू नहीं किया गया है, उसके लिए कोशिश चल रही है, तो उसको भी लागू हो जाएगा। Cancer in low socio-economic strata. Patients, they don't know about the cancer. They are so poor, they don't know about this disease.
they consider it to be some type of social taboo, and because of one of these many reasons, they do not reach the cancer care facility, or they reach the cancer care facility very late. Regarding the cancer care facility, most of the cancer care at present in India is good cancer care, I mean to say, is concentrated in the corporate hospital or private hospitals. Unfortunately, bulk of the patients, bulk of the population in our country, as they belong to the poor strata, so they don't have access to this cancer treatment or care that is widely available in India. So the main barrier for me, I think the main barrier is the economical issue, because we as a doctor, we know that the patient is coming to us. I am working in a government setup, so most of the patients, they come from a poor strata, obviously. Many of the government setups are overburdened with the cancer patients. We all know the standard treatment, we all know, but actually the standard treatment is quite costly. So in spite we are knowing that we are going to give, we know that what is the standard treatment of this patient, but we are not able to give that treatment because maybe we are lacking the resources because of the financial issues, or maybe if the resources are available, we are not able to give it to the patients because the cost is quite high. We need a financial backup so that we can give those patients the highly costly treatment at the affordable rate, at their own rate. Not going to the treatment of 2 lakh, we should give that treatment in around 10,000, 20,000, 30,000. Then only we will say that yes, this gap has been reduced. Yes, we are able to treat the bulk of the patients. Is cancer that devastating? कैंसर इन इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं एक डिवास्टेटिंग एक टर्म है, जो कि ना कि खाली एक पेशेंट जबकि और उसकी फैमिली, इन दोनों के लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक फेज लेके आती है। इस तरीके से कि पेशेंट ना केवल फिजिकली बट मेंटली एक ट्रॉमा से गुजरता है, और वो ट्रॉमा उसकी फैमिली भी शेयर करती है। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, ये सब चीज़ें जो हैं एक पेशेंट को, एक केयर गिवर को मेंटली हरास करती हैं। बट क्या ये एक सच्चाई है? एक्चुअली में ये एक सच्चाई नहीं है, बिकॉज आज के दौर में हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो पेशेंट और केयर गिवर ये दोनों को ये चीज़ समझनी है कि कैंसर इज़ क्यूरेबल, एंड कैंसर के लिए बहुत सारी हमारे पास आज चीज़ें मौजूद हैं टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। ना केवल ट्रीटमेंट पार्ट पे, बट ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, और जो केयर गिविंग हेल्प होती है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ईजीली आज के दौर में। चाहे तो टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आप घर बैठे यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस आप कर सकते हैं अपने लिए। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो कैंसर केयर के लिए जो गैप हो गया है या हुआ है, उसको कम करने में आपकी हेल्प करती है। There is a very thin line between awareness and ignorance. So you should be aware. You should ask about your disease क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या हम कर सकते हैं उसके लिए। So that is something which is very important. As we all know that cancer is the second leading cause of death worldwide. Most of the deaths are due to late stage cancer detection and lack of awareness of the advanced medical treatment currently available. This day, February 4th, every year remembered as World Cancer Day, and so it is the obligation of everyone in the oncology field
to mitigate misconception about cancer and help cancer victims in getting right facts and guidance about it. Close the cancer gap. Life, death, pain and pleasure, meaning is different when it comes to cancer. I am fighting to survive. Everything is trivial when it comes to life. Life veiled, time is short, and desires ahead. Death whispered and advised, eliminate the unimportant, unfold the life. Cancer then taught me, lifespan is just a count. Every day itself is complete, a new life. Cancer inside me raises a question, life itself is a purpose, or life is for a purpose. Now I am exploring the deepest value, the purpose. है तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा, यहाँ के डॉक्टर से, स्टाफ से, सब लोगों से कैसा सहयोग मिला? बहुत बढ़िया लगा था हमें, सिपाही रूम में भी रहती सिपाही भी, और उसके बाद जब से सब चीज़ बताते कहते हैं करते थे सब ऐसे। परिवार की तरफ से कोई समस्या का एहसास हुआ कभी? नहीं, कोई। सब लोगों ने पूरा साथ दिया? कहते हैं कि जाओ पैसे लो दवाई लेकर आओ। मुझे पता चला था 5 साल हो गए, दिमाग में यही आई थी कि मेरे गांठ कैसी भई है छोटी सी। तो यहाँ पे आप 5 साल से इलाज करा रही हैं, तो यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ के डॉक्टरों से, स्टाफ से या बाकी लोगों के साथ में कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा भाई हो रहा है, दवाई गोली खूब अच्छी चल रही है, कीमो चल रही है, सिकाई भी है रही है। पहली बार बीमारी के बारे में पता चला तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आई थी बीमारी के बारे में, या क्या सोचा था, या क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी? कैंसर हुआ तो फिर हम इलाज के लिए चले गए थे ऋषिकेश। गए तो थे हम काफ़ी जगह, लगभग 10-15 हॉस्पिटल गए, लेकिन यहाँ जैसे कहीं नहीं लगा। इतना अच्छी आदत लोगों की, इतने अच्छे मिजाज, इस्लाम, सारी बातें बहुत पसंद आई हैं यहाँ की। बेहतर रहा, ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट तो न रहा घर से, लेकिन बहुत बेहतर रहा, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मैं तो यही चाहूँगी कि कोई भी हिम्मत नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल आने की कोशिश करें और ये सोचे कि मुझे ठीक होकर ही जाना है यहाँ से। पूरा मोहम्मद सब्बीर और से बिहार के, मैं फ़िलहाल ये मैंने सामने 20 साल से। अच्छा। नहीं, प्राइवेट में ऑपरेशन हुआ था। आर के में ऑपरेशन हुआ था। वहाँ के बाद पता चला कि ये कैंसर है, चेकअप में गया, उसके बाद आ रहा है चेकअप में कैंसर जा रहा है, तो कैंसर के बाद यहाँ फिर ट्रांसप्लांट में आया। इसके बारे में तो खैर कुछ नहीं सोचा था, बस फंसा, रोना काटना हो गया था मेरे, तो उसके बाद दादी सब घबरा गए थे। हाँ बता रहा था, वो वहीं बता रहे थे उसे डॉक्टर ने। अब ये है कुछ दिन के लिए अब जो हुआ है कुछ ऑपरेशन वाले ऑपरेशन, इसमें थोड़ा सा तकलीफ हुई। इलाज तो सही हो रहा, बहुत अच्छा है, बेहतर तो बहुत अच्छी है, सुविधा बहुत अच्छी दे रखा है, हर चीज़ का सुविधा, डॉक्टर भी अच्छे हैं और सब स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हमारे पास जो स्टेज, हायर स्टेज के ट्यूमर्स आते हैं, हायर स्टेज के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, और उसकी सीधी वजह यह है कि ग्रामीण हमारे जो इलाके हैं उनमें अवेयरनेस की कमी की वजह से और मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से पेशेंट्स बहुत देर में डॉक्टर के पास तक पहुंच पाते हैं। तो एक चीज़ तो ये कंपेयर टू प्राइवेट सेंटर्स जहाँ पे अवेयर पेशेंट्स, एजुकेटेड पेशेंट्स, इंडिया के वो तबका जो पढ़ा लिखा है और अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी जागरूक है, वो पेशेंट्स हमारे पास प्राइवेट सेंटर्स में ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से
एक बहुत बड़ी भ्रांति भ्रम जो समाज में है इस वक्त, वो ये है कि प्राइवेट सेंटर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैंसर का इलाज अच्छा होता है और कुछ नया मिलता है, और जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उनमें जो इलाज है कैंसर का वो कुछ अलग होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सेंटर में जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो वही इलाज है जो कि प्राइवेट सेटअप में हो रहा है। इतना ज़रूर है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बड़े शहरों के जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जिस कीमत के साथ इलाज हो रहा है उसके 1/3 या और उससे भी कम कीमत में हमारे यहाँ इलाज होता है। तो पेशेंट्स से को मेरा मैसेज एक यही है कि प्राइवेट सेटअप्स को ज़्यादा तरजीह ना दे करके गवर्नमेंट सेटअप्स में भी आए, और क्योंकि केयर का जो स्टेटस है, जो पेशेंट केयर का जो लेवल है वो बराबर मिलता है, और हमारे यहाँ पे जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से जो इलाज हो रहा है वो बराबर है दोनों। उसमें कोई भी इस तरह का कोई ये नहीं है कि वहाँ पे अगर प्राइवेट में इलाज कराएंगे तो बेहतर इलाज होगा, ज़्यादा अच्छा इलाज होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको कैंसर के केयरगिवर्स के बारे बताना चाहती हूँ कि केयरगिवर्स कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है। केयरगिवर असल तौर पे वो लोग होते हैं जो कैंसर मरीज़ के साथ आते हैं, वो चाहे उनके रिश्तेदार हों, उनके फैमिली मेम्बर्स हों, उनके क्लोज़ फ्रेंड हों या कोई भी हों, जो उनका बिना किसी पैसे की सहायता लिए हुए मरीज़ की इलाज के शुरू से लेकर के इलाज के आखिर तक उनकी मदद करते हैं। मरीज़ को लेकर के आना, उनका इलाज कराना, उनका घर में भी ध्यान रखना, उनका अस्पताल में भी साथ में ध्यान रखना, उनकी दवाएं लगवाना, उनकी दवाओं का ध्यान रखना और उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखने का काम करते हैं। वो केयरगिवर कहलाते हैं मरीज़ के। मरीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ नहीं होती है, उन्हें दिमागी तकलीफ़ भी होती है, टेंशन होती है, घबराहट होती है। दवा लगवाने से पहले बहुत सारी दिमाग में विचार होते हैं कि क्या दवा लगने वाली है, कैसे लगने वाली है, या सिकाई कराने से पहले वो सोचते हैं कि कैसे होती है ये सिकाई। और ये सब सवाल मरीज़ कभी कभार डॉक्टर से सीधे नहीं पूछ पाते हैं, वो अपने साथ वालों से पूछते हैं, और फिर उनके साथ वाले हम लोगों से, डॉक्टरों से आकर के पूछते हैं कि कैसे होना है, क्या होना है। और उस चीज़ को फिर जो केयरगिवर होते हैं उनको, डॉक्टरों का फ़र्ज़ होता है कि हम लोग बताएं उनको कि कैसे इलाज होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। साथ ही साथ डॉक्टरों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जो मरीज़ के केयरगिवर हैं क्या वो अपना ध्यान रख रहे हैं, और क्या ऐसा तो नहीं कि उनकी भी मानसिक स्थिति मरीज़ का इलाज कराते कराते ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो अपना जॉब, अपनी पढ़ाई, अपना घर का काम, अपना पर्सनल लाइफ, हर चीज़ छोड़ करके उस मरीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं। अगर वो उसके प्लेन सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो नहीं हो, स्पाउस नहीं हो, उनके फ्रेंड हो या भाई बहन हो या बच्चे हो जो होते हैं, वो अपनी जॉब छोड़ करके माँ बाप का ध्यान रखते हैं और उनका इलाज कराते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके ये काम करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी खुशी, अपना हर एक हैबिट जो होता है डेली का, उसको छोड़ करके वो अपने मरीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमारे जो मरीज़ के साथ वाले हैं वो अपनी लाइफ को नहीं ख़राब कर रहे हैं साथ में, और साथ ही साथ क्या वो इतने ज़्यादा फिट हैं कि वो हमारे कैंसर के मरीज़ों को फिट रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। इस वजह से हमारा जो फ़र्ज़ है वो है कि हम कैंसर के मरीज़ का इलाज तो करें ही, और साथ ही साथ मरीज़ के जो केयरगिवर हैं उनका भी ध्यान रखा करें। एक आइडियल केयरगिवर वो होता है जो खुद भी फिट है और मरीज़ का भी हर तरीके से ध्यान रखने में सक्षम है, जो घर पे भी ध्यान रख रहा है और अस्पताल भी साथ आ रहा है, ताकि उसको मरीज़ का शुरू से लेकर के आखिर तक का पता है कि वो क्या है मरीज़ का। ऐसा ना हो कि घर पे कोई ध्यान रख रहा है, लेकर के कोई और आ रहा है, और वो मरीज़ का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल रेडी है कि हाँ, मैं मरीज़ का ध्यान रखूँगा, अच्छे से रखूँगा, मरीज़ को हर स्थिति में सपोर्ट करूँगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, मेंटल सपोर्ट देता है। इस साल 2022 के वर्ल्ड कैंसर डे पे एक मैसेज देना चाहूँगा। WHO के डाटा के मुताबिक सिर्फ साल 2020 में दुनिया भर में लगभग 1,90,00,000 यानी 19 मिलियन नए कैंसर के केसेस सामने आए हैं। ये सिर्फ एक साल की बात है।
और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये फिगर आगे आने वाले सालों में और बढ़ेगी। और हम में से जाहिर है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को इस वक्त जानते हैं कि या तो हमारी जानकारी में या हमारी आस पड़ोस में किसी न किसी को कैंसर हो चुका है। तब हमारे दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठता है कि कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो ये कि एक आम व्यक्ति की लाइफ स्पैन बढ़ रही है, यानी आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, 1940 से पहले, आज़ादी से पहले यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पैन 40 साल से कम का था, जो कि बढ़ के इस साल इस वक्त 60 साल के ऊपर हो चुका है। और कैंसर बढ़ती एज के साथ साथ उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ दुनिया भर में बढ़ती पॉपुलेशन, पोल्यूशन, पुअर लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे सिगरेट या शराब या ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी वजह हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैंसर की एक और भी वजह है, कुछ वजह जो ख़ास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अप्लाई होती हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन सब चीज़ों का सेवन, जिसकी वजह से मुंह का कैंसर होता है। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त मुंह के कैंसर में दुनिया भर में नंबर 1 पे है। उसके अलावा अनहाइजीनिक कंडीशंस, ओवरक्राउडिंग जो सर्वाइकल कैंसर का एक कारण बन सकती हैं, अंधविश्वास, जानकारी का सही नहीं होना और अनफॉर्चुनेटली झोला छाप डॉक्टर्स या देसी इलाज जो न सिर्फ एक मरीज़ का कीमती वक्त और कीमती पैसा भी ज़ाया करते हैं। अब इन सारी चीज़ों में से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जिन चीज़ों से हम परहेज़ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन सब बातों को बहुत हल्के में लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली जब हम में से किसी को या हमारे फैमिली मेम्बर को या हमारे दोस्तों में से किसी को कैंसर हो जाता है, तब हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल बन के आ जाती है। क्योंकि कैंसर सिर्फ एक मरीज़ की बीमारी नहीं है, जहाँ एक मरीज़ को वो मेंटली और फिज़िकली इफ़ेक्ट तो करता ही करता है, यानी शारीरिक और मानसिक तौर पर इफ़ेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके घर वालों को, उसके दोस्तों के लिए भी वो एक इमोशनल और फाइनेंशियल चैलेंज होता है। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे में मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि कैंसर एक इस तरह की बीमारी है कि जिससे हम जितनी जल्दी सामना सच्चाई मान लें उसकी और उसको लड़ने की ताकत हम अपने अंदर रखें, तो वो उतनी ही जल्दी हम उसका इलाज संभव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक यही अप्रोच के साथ हम पेशेंट के लिए बेस्ट सोचते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट जो उसके लिए अफोर्डेबल हो, और साथ ही साथ हम उसको बेस्ट केयर भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या उसके लिए फिजिकली। कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक आदमी को नहीं पूरे परिवार को अफेक्ट करती है। तो सिर्फ एक आदमी को तो हम रेडिएशन या कीमो दे के ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है पूरे परिवार में, उसको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से ही किया जा सकता है। When I look back on my 3-year life as a doctor, I have felt a large spectrum of emotions, and these have been a part of my journey as a doctor. The best advice that I can offer to my patient would be to embrace it all, to go with the flow and have the trust on the ongoing treatment. Life may not be fair, but life is still good. Cancer may have started the fight, but it's you who will finish it. So never give up, be positive, be hopeful. We at JNMCH get patients from northern corner of India. We focus on holistic patient care to close care. मेनली मैं यहाँ पर स्टाफ और पेशेंट का सुपरविज़न करती हूँ, जिसमें हमारे पास एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हैं जो 24 आवर्स पेशेंट के टच में रहते हैं और सब पेशेंट के सारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनको फिज़िकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनके घर फैमिली को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता है, एक बार अगर पेशेंट रजिस्टर हो गया है तो उसको लंबे टाइम तक हमारे साथ रहना होता है। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास से विदाउट इलाज के वापस ना जाए, सबका ट्रीटमेंट हो और सब यहाँ से सेटिस्फाइड होकर अपने घर जाएं। पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जो हमेशा मुझसे मिलने आते हैं। एक पेशेंट है, उसको पैराप्लेजिया हो गया था, वो बिल्कुल बेड पे थी, आज वो चल के मेरे पास मिलने आती है और हमेशा ओपीडी जब भी फॉलोअप पे आती है वो मेरे पास ज़रूर आती है मिलने, और मुझे उसे देख के, उसे चलता हुआ देख के बहुत खुशी होती है।
मरीजों के लिए दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि कैंसर की जो बीमारी है वो इटसेल्फ एक बड़ी बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत लंबा और अच्छा खासा हेवी इलाज होता है। और इसके इलाज हम जस्ट अगर इलाज कहें, खाली इलाज कहें, तो ये कुछ ना कुछ ये वर्ड कम पड़ता है। तो ये कैंसर की इलाज एक तरह की लड़ाई होती है जो कैंसर का मरीज लड़ रहा होता है। और इस लड़ाई के लिए जो अपने मरीजों को जो खास चीज़ बताना चाहूँगा ये कि आप हौसला रखें। हौसला आपका टूटना नहीं चाहिए इस इलाज के लिए, लेकिन आपके तरफ से अगर आप हौसला टूट जाएंगे फिर आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, अलग अलग तरह की परेशानी आएंगी। तो इसके वजह से आपके मेन जो प्राइमरी फोकस ऑन कैंसर के इलाज पे इसमें कमी आएगी। फिर हम इस बीमारी से उस तरह से लड़ नहीं पाएंगे जैसे हमें लड़ना चाहिए। ये सोचे कि मुझे 21 दिन में एक बार आना पड़ता है कीमो लेने, बाकी जिंदगी के आपके 20 दिन मिल रहे हैं। इस 20 दिन को आप जीना सीखिए, इसमें खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करना है वो कीजिए, अपने अपने धर्म से जुड़े रहिए और अपने आप को इंगेज करने की कोशिश कीजिए। बल्कि ये ना करें कि चलो एक दिन कीमो लग गया फिर हम ये सोच रहे हैं किस दिन बाद फिर कीमो लगवाना है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। हमें जो ज़िंदगी मिले हैं, जो दिन मिला है, बस उसको जीना सीखिए और एंजॉय कीजिए। And belonging to a low socioeconomic country like India, the first and the foremost thing is that female patients are on a rising trend, mostly belonging to the carcinoma of the cervix and carcinoma of the breast. And the most common problem that we see in such patients is that they are not able to communicate either with their families or even with doctors because of number one, fear, and second, hesitation. So this leads to delaying of symptoms and thereby increasing the staging of the cancer, and ultimately they come at a later stage. So my message to patients and their families should be that even if the symptoms are minor, the first thing you should do is talk to the family and talk to your doctors. And as you can see in our field also, many female doctors are present, and it is a little easier to talk to female doctors and get yourself examined. So my thing is that you should come forward, talk to the doctor. And about cancer, I just want to say that cancer treatment basically दो तरीके का होता है, एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट और एक होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। हमारे सेंटर पर हम ना केवल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बल्कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ ऐसे ही आते हैं जिन्हें दोनों ट्रीटमेंट्स की साथ में ज़रूरत होती है। पेशेंट्स का साथ सारे डॉक्टर्स, सारे हॉस्पिटल्स, बल्कि सारे ब्रांच के डॉक्टर्स छोड़ देते हैं। हम उन मरीजों का भी हाथ थामते हैं और उनका अच्छे से अच्छा इलाज उनके जीवन के अंतिम वक्त तक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपकी बीमारी किसी भी स्टेज की हो, कैंसर किसी भी स्टेज का हो, वो लाइलाज नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इलाज संभव है और आप हमारे यहाँ आइए, हम अच्छे से अच्छा इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। As we all know that there is a can in cancer, तो कभी भी हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और अपने जीवन के अंतिम वक्त तक पूरी हिम्मत से इस बीमारी का डटकर सामना करना चाहिए। In present scenario, knowledge is the most important tool we have for everyone involved in cancer care, be it for patients or health caregivers. So let's all get knowledgeable in this field. For all the patients who are being diagnosed recently, I would like to advise them to get supported by best medical providers, uplifting friends and positivity. इस बार हमारे वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है क्लोज द केयर गैप। मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लोज द केयर गैप का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कैंसर है वो कभी भी जाति, धर्म, रंग, रूप, ऊंच नीच, धर्म देख करके या कुछ और देख करके नहीं होता। आपके और मेरे आसपास में जो भी व्यक्ति हैं, किसी को भी कैंसर कभी भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है आपके या मेरे घर परिवार में ही किसी को हो। तो जो ये क्लोज द केयर गैप है, इसका मायने ही यही है कि हम अपने मरीज़ों में ना तो कभी उनका धर्म देखें, ना जाति देखें, ना रंग देखें, ना रूप देखें, ना ऊंचा देखें, ना नीचा देखें, ना ये देखें कि वो एक महिला है या पुरुष। हमारे जितने भी मरीज़ हैं उन सभी को
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के इलाज के लिए एक समान, एक बराबर की हिस्सेदारी मिल सके, एक बराबर का उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें कि वो अपना कैंसर का इलाज करा सकें। तभी हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक उन्नत समाज और उन्नत राष्ट्र और एक कैंसर मुक्त देश बना पाएंगे। यही है क्लोज द कैंसर गैप। क्लोज द केयर गैप। टुगेदर वी हैव एंड वी विल ब्रिंग द चेंज। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। Close the care gap. 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 Care gap. Close the 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 cancer care gap. Close the care gap. Together we should and together we can make the difference. Let us close the care gap. Thank you.